नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। वो है मुद्दा हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर। जो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर अर्थात स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी निकली हुई है और वो वैकेंसी नोटिफिकेशन निकला हुआ था और उसमें टोटल जो वैकेंसी है 221 वैकेंसी हैं और 221 वैकेंसी में से जो सीटों का जो बंटवारा किया गया है कुछ इस आधार पर देखते हैं। सबसे पहले जनरल को इसमें सीट 143 सीटें दी गई हैं और ओबीसी को इसमें मात्र 20 सीटें दी गई हैं। एससी और एसटी की भी सीटें इसी आधार पर दी गई हैं। अभी हम देखेंगे तो ये सीटों का जो बंटवारा है 221 में से 20 जो सीट ओबीसी को दी गई हैं, आखिर ये सीट किस आधार पर ये सीट दी गई हैं और क्या वास्तव में ही उत्तर प्रदेश में क्या जो रिजर्वेशन आरक्षण है वो संविधान के खिलाफ ये जो अधिकारी हैं या शासन वर्ग है वो क्या संविधान के खिलाफ काम कर रहा है? क्या ये आरोप सही हैं या गलत हैं? आखिर ये ओबीसी को 20 सीट किस आधार पर दी गई, क्या इसके कारण है? सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। और आरक्षण की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है, कैसे दिया जाता है, सारी स्थिति हम सारी बातें इसमें इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पर जो है शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन देखते हैं। अब हम देखिए ये नोटिफिकेशन है, कुल पद ये है परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश और ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। लेवल 7 की वैकेंसी है और 44,900 से 1,42,000 इसका जो है बेसिक पे बैठता है। तो ये बहुत ही अच्छी ग्रुप बी की गजेटेड राजपत्रित यहाँ देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी मानी जाने वाली वैकेंसी है। और इसमें जो बंटवारा किया गया है यहाँ पर देखेंगे कुल 221 वैकेंसी हैं। जनरल को 143 दिए गए हैं, एससी को 21 इसमें से दिए गए हैं और एसटी को यहाँ पर देखें तो 15 सीट दी गई हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग को केवल 20 सीट यहाँ पर हैं। ईडब्ल्यूएस को 22 सीट दी गई हैं। स्वतंत्रता सेनानी को यहाँ पर 4 सीट दी गई हैं आश्रितों को और पीएच अर्थात जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनको 0 यहाँ पर सीट दी गई हैं। अब ये भी थोड़ा सा यहाँ पर पेच है। और जो भूतपूर्व से जो सैनिक हैं ये 11 सीट यहाँ पर दी गई हैं और महिलाओं को 44 सीट दी गई हैं। तो ये महिलाओं को सीट कैसे दी जाती है, किस आधार पर दी जाती है, रिजर्वेशन की स्थिति क्या है, सब इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें रिजर्वेशन का ये जो है रिजर्वेशन का क्या तरीका है यूपी में, सबसे पहले वो जानते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले देखो ये है आपका। तो सबसे पहले मैं बात बता दूं, जो ओबीसी को जो रिजर्वेशन यूपी में है वो 27% है और जो एससी को जो रिजर्वेशन है वो 21% है। एसटी को रिजर्वेशन 2% है जनसंख्या के आधार पर और जो ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन है वो 10% यहाँ पर जो है रिजर्वेशन है। अब ये रिजर्वेशन टोटल 60% जो है यहाँ पर जो है रिजर्वेशन है। हम देख सकते हैं कि जो बाकी जो सीट अर्थात जो 40% जो सीट हैं वो जनरल अर्थात सामान्य वो रहने दी जाती हैं। अब सवाल ये है, चलो ठीक है ये तो जो है रिजर्वेशन है, लेकिन महिलाओं को सीट कैसे दी जाती है? तो महिलाओं को यहाँ पर देख सकते हैं महिलाओं को 20% सीट दी जाती है, लेकिन लंबवत वर्टिकल दी जाती है। अब अर्थात कोड लंबवत का मतलब ये है कि कोटे के भीतर ही दी जाती है। मान लो ओबीसी की सीट है, मान लो 100 सीट है, मैं अभी मान रहा हूं 100 का 20% अर्थात ओबीसी की ही सीटों में से ओबीसी की महिलाओं को सीट दी जाएंगी। तो 100 में से 20 तो 20 होगी महिलाओं की, 80 होगी पुरुषों की ओबीसी की। अर्थात ओबीसी के लड़कों की जो पुरुषों की जो सीट होगी वो होगी 80 और महिलाओं की होगी 20। अब इसी तरीके से जनरल की महिलाओं की मान लो 100 सीट हैं तो जनरल की होगी 40। जो बाकी जो जनरल बचते हैं और 40 में से 20% मान के लगभग 8 के आसपास जो बैठेंगी वो आपकी जो है महिलाओं को दे दी जाएंगी जनरल की। इसी तरीके से एससी की महिलाओं को एससी के कोटे में से ही, इसी तरीके से एसटी की महिलाओं को एसटी के कोटे में से ही 20% आरक्षण यहाँ पर दे दिया जाएगा। अर्थात आरक्षण में से ही आरक्षण महिलाओं को मिल जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी के जो आश्रित हैं उनको 2%। अब ये कैसे दिया जाता है? ये भी उसी तरह से दिया जाता है जिस तरीके से जनरल के कोटे में से कोटा अर्थात जो जनरल की जो सीट है उनमें से यदि कोई जनरल का स्वतंत्रता सेनानी है तो भाई उसे जो है जनरल की सीट में से 2%, ओबीसी की में से 2%, एससी की में 2%, एसटी की में भी 2%, जिस कैटेगरी का वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। अब भूतपूर्व सैनिक, ये भूतपूर्व सैनिक भी उसी आधार पर दिए जाते हैं। जनरल का है तो जनरल कैटेगरी में से 5%, ओबीसी का है तो ओबीसी में से, एससी का है तो एसटी में से और जो क्या नाम है ईडब्ल्यूएस का है उसको ईडब्ल्यूएस में से ही दिया जाता है 5% अर्थात कोटे में से कोटा। अब ये जो दिव्यांगजन है ये भी उसी आधार पर चलता है। दिव्यांगजन भी उसी आधार पर चलता है। जो जनरल का है तो जनरल में से, ईडब्ल्यूएस का ईडब्ल्यूएस में से, एससी का एससी में से, ओबीसी का ओबीसी में से, एसटी का एसटी में से। तो ये तो कोटे में से कोटा हो गया।
इसकी यहाँ पर ये बात नहीं है तो कोटे में से कोटा हो गया भाई, ओबीसी की महिलाओं को ओबीसी में से सीट दे दी, एससी की महिलाओं को एससी में से सीट दे दी, एसटी की महिलाओं को एसटी में से सीट दे दी, ईडब्ल्यूएस की महिलाओं को ईडब्ल्यूएस में से सीट दे दी और ईडब्ल्यूएस में से जनरल की महिलाओं को जनरल में से सीट यहाँ पर दे दी। इसी तरीके से इनको सीट दी जाती है जो भी जिन कैटेगरी में आता है। तो ये तो वर्टिकल आरक्षण हो गया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है जो ओबीसी को जो 27% टोटल है और एससी को जो 2%, एससी को 21%, एसटी को 2% और ईडब्ल्यूएस का जो 10% है उसका वो सीट का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो कैसे होता है। लेकिन ये जो 20 दी गई हैं ये कौन से रूल के अकॉर्डिंग दी गई हैं? क्या अधिकारी मनमानी कर रहे हैं या शासन का ही कोई रूल है? चलो हम देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, चलो अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। अब ये जो नोटिफिकेशन है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, मान लो कि जैसे मान लिया ये परिवार कल्याण महानिदेशालय का नोटिस है। अब मान लो डिस्ट्रिक्ट में, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वैकेंसी आती हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लॉक वाइज उसमें देखा जाता है। डिस्ट्रिक्ट में मान लो एक डिस्ट्रिक्ट में 5 वैकेंसी खाली हैं तो 5 वैकेंसी का 27%, फिर निकाल लो 5 वैकेंसी का 15% और फिर 5 वैकेंसी का 7% और ईडब्ल्यूएस का फिर 10%। लेकिन जब परसेंटेज निकालते हैं तो वैकेंसी रही नहीं जाती, तब उस कैटेगरी को 0 में डाल दिया जाता है, अर्थात इस कैटेगरी की इस डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी ही नहीं है। ये रोस्टर प्रणाली जो है बोली जाती है। और कभी कभी रोस्टर प्रणाली को इस आधार पर किया माना जाता है कि टोटल वैकेंसी 100 देख लो, मान लिया 100 वैकेंसी को टोटल देख लो और 100 में से फिर 27 और 21 एससी के लिए, ओबीसी के लिए 27, एसटी के लिए 2, इस तरीके से ईडब्ल्यूएस के लिए 10, इस तरीके से रिजर्वेशन दे दो। ये भी एक रोस्टर प्रणाली का माध्यम है। और दूसरा माध्यम ये है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वैकेंसी देख लो और उसके आधार पर जो है रिजर्वेशन दे दो। तो ये 2 आधार हैं रोस्टर प्रणाली के। अब मान लिया किसी डिस्ट्रिक्ट में 3 वैकेंसी हैं तो 3 का 27% कैसे निकलेगा? निकाल लो, तो लगभग 1 बैठेगी और बाकी एससी एसटी के लिए है ही नहीं। या फिर एससी को वो सीट दे दी, एसटी को, या एसटी को सीट जो है वो दे दी, 1 ईडब्ल्यूएस के खाते में चली गई, तो कुल मिलाकर कितना बचा? फिर किसी एक को 0 होना है, या तो ओबीसी को 0 होना है वहां पर, या एससी को 0 होना है, या एसटी को 0 होना है। तो कभी कभी शासन क्या काम करता है, वो जो 0 सीट ना करके वो जो 1 सीट बची वो एससी को दे देता है, कभी कभी एसटी को दे देता है। तो यही कारण है, देखते हैं आप, कभी एससी की सीट ज्यादा है, कभी एसटी की सीट ज्यादा है, कभी ओबीसी की सीट ज्यादा है, कभी ओबीसी की कम। ओबीसी की तो खैर आज तक ज्यादा हुई नहीं है, लेकिन इस तरीके से आप जो है परिवर्तन यहाँ पर जो है ये देख सकते हैं कि ये ही परिवर्तन, इस वजह से ये परिवर्तन यहाँ पर इस रोस्टर प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यही है। अब देखो, अब ये रोस्टर प्रणाली का जो पालन है ये ईडब्ल्यूएस में नहीं किया जाता। यदि ईडब्ल्यूएस में भी रोस्टर प्रणाली का फिर पालन किया जाना चाहिए, लेकिन ईडब्ल्यूएस में रोस्टर प्रणाली का पालन नहीं किया जाता। उन्हें टोटल में से यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में टोटल्स की सीट दी जाती है। जितने भी मैं अधिकतर नोटिफिकेशन देखता आया हूँ और भी नोटिफिकेशन देख सकते हैं, तो वहाँ पर केवल रोस्टर प्रणाली ओबीसी, एससी और एसटी के लिए ही लागू की जाती है। क्यों की जाती है, ये मेरी समझ से बाहर है। अब यहाँ पर अब देखो, ये पीएच के लिए भी जो अर्थात जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर 0 है, लेकिन 4% क्षैतिज आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी ये थोड़ा सा पेच मामला जो है यहाँ पर फंसा हुआ है। तो अब इस तरह से जो उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी आती हैं तो सीटों का घटना बढ़ना इसी आधार पर होता है। अब देखो, अब ये कह रहे हैं, मैं अगला पॉइंट आपको बताऊंगा, अब ये कह रहे हैं जो नोटिफिकेशन में यहाँ पर आप देख सकते हो, अंतिम चयन में आरक्षित श्रेणी के पद पर तभी समायोजित किया जाएगा जब स्क्रीनिंग परीक्षा, एक स्क्रीनिंग परीक्षा होगी जब उसमें कोई योग्यता मानक में कोई लाभ न या रियायत न ली हो, अर्थात ये जो रिजर्वेशन देंगे अंतिम चयन में देंगे। अब देखो ये खेल देखो, मान लिया ओबीसी की हैं 20, तो 20 का ये इंटरव्यू के लिए कितना बुलाएंगे? 3 गुना, इससे तो ज़्यादा बुलाने के नहीं। आपको पता है कितने कैंडिडेट गए? 60 कैंडिडेट वहाँ पर इंटरव्यू देने चले गए। अब लेकिन मिलना कितना है? मिलनी तो 20 ही सीट है, 40 बाहर होने हैं, है ना। अब सवाल ये है, जो 20 सीट में से 60 में से देखेंगे कितने जनरल में फाइट कर रहे हैं। भाई जब आपने पहले ही उनको रोक लिया, पहले एक बहुत बड़ी जनसंख्या को रोक लिया, जबकि ओबीसी की 27% कितनी सीट होनी चाहिए थी? 60, और 60 का 3 गुना कितने जाने चाहिए थे? 180 इंटरव्यू में जाने चाहिए थे, लेकिन बुलाए कितने आपने? 60। और इस 60 में से जनरल में कितने फाइट करेंगे? मुश्किल से 4 या 5 फाइट करेंगे। मैं तो कहता हूं चलो 10 भी फाइट कर रहे हैं, 10 वो जनरल में पहुंच गए तो 20 और 10 30, जबकि ओबीसी की कुल सीट जो दी गई अंतिम चयन में वो दी गई 30, और टोटल सीट मिलनी चाहिए थी कितनी? 59 या 60-27% के आधार पर। तो सबसे बड़ा खेला यहाँ पर यही है कि जो कैंडिडेट हैं उनको शुरू में ही रोक लिया जा रहा है, और बाद में फिर जो है बाद में उनको फिर ये कह करके कि भाई लास्ट में हम जो है कैटेगरी का रिजर्वेशन का फ़ायदा देंगे,
तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। अब इसमें नुकसान कहाँ है? बड़ी वैकेंसी में ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन छोटी वैकेंसियों में बहुत बड़ा नुकसान इसमें कैंडिडेट्स को, ओबीसी कैंडिडेट्स को, एससी कैंडिडेट को, एसटी कैंडिडेट को, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को इसमें हो जाता है लास्ट, जब फाइनल अंतिम में जो छोटी वैकेंसी यहाँ पर होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब ये आपको तय करना है कि ये जो मुद्दा है, क्या ये संवैधानिक उल्लंघन है, या शासन ने नियम बना रहा है, या अधिकारी ही ऐसा कर रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूं, अधिकारी कोई भी शासन स्तर से ऊपर उठकर काम नहीं कर सकता। ये शासन के ही रूल होते हैं, शासन के अकॉर्डिंग ही जो कमीशन है वो केवल और केवल नोटिफिकेशन छापने का काम करता है। सारे जितनी भी वैकेंसी का जो बंटवारा है वो पीछे से आता है, और कोई भी अधिकारी जो है वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो शासन के रूल के खिलाफ चला जाए। तो शासन का ही कहीं ना कहीं रूल इसमें आप जो है देख सकते हैं, मान सकते हैं। अब ये आपको तय करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। फिर भी यदि कोई आपका जो है कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई देने की हम कोशिश जो है करेंगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के पास ये वीडियो जाए, वो समझें, वो जानें कि कहाँ गड़बड़ आखिर कहाँ है और ऐसा क्यों हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को निवेदन करते हैं कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।